हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एक नए वीडियो के साथ उष्मा का दूसरा पाठ पढ़ने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले 46 तक पढ़ा दिए थे। फ्रेंड्स, देखिए आज दूसरा वीडियो के साथ आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, समझिएगा, समझने के प्रयास करिएगा। फ्रेंड्स, देखिए 47 से देखते हैं, 46 तक बता दिए थे। तो देखिए 47 से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा। तो उसका आयतन पहले क्या होगा, तो पहले घटेगा तो फिर बढ़ेगा। पहले क्या होगा फ्रेंड्स, तो पहले घटेगा तो फिर बढ़ेगा। फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। चलिए 48 वाला देखते हैं। 48 का क्वेश्चन है, यदि जल को 10 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाए, यदि जल को 10 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाए तो क्या होगा। तो क्या होगा, जल का आयतन 4 डिग्री तक कम होगा। जल का आयतन 4 डिग्री तक कम होगा, फिर बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा फ्रेंड्स, तो 1 होगा। चलिए 49 वाला देखते हैं। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं। साइकिल के ट्यूब गर्मियों में अधिकांशतः क्यों फटते हैं। तो देखिए, गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं। तो यहाँ पर है, गर्मी के कारण ट्यूब फट जाते हैं। क्या फ्रेंड्स, तो इसका कारण क्या होगा, क्यों फटते हैं, तो गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 50 देखते हैं। 50 का क्वेश्चन है। 50 अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 50 क्वेश्चन देखने के प्रयास करिएगा। देखिए, शीशे की छड़ जब भाप में रखा जाता है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई नहीं बढ़ती है। क्या होती हैं, तो अपरिवर्तित रहती हैं, घटती हैं, बढ़ती हैं, अव्यवस्थित होती हैं। तो कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन होगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जो अव्यवस्थित रहती है। चलिए 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। लोलक घड़ी गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है। लोलक घड़ी जो है गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं, तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। जिससे इकाई में दोलन में लगा हुआ समय क्या हो जाता है फ्रेंड्स, तो बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 52 वाला देखते हैं। 52 का क्वेश्चन, एक धातु को ठोस गेंद के अंदर कोटक हैं। देखिए, एक धातु को ठोस गेंद के अंदर कोटर हैं। क्या है, कोटर हैं। जब इस धातु को गेंद को गर्म किया जाता है तो कोटर का आयतन क्या होगा। तो कोटर का आयतन क्या होगा, तो देखिए कोटर का आयतन बढ़ जाएगा। क्या होगा फ्रेंड्स, तो कोटर का आयतन क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 53 वाला देखते हैं। देखिए 53 में है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल फूट जाती है। क्यों फूट जाती है, तो इसका पानी जमने से फूट जाता है। अब जमने से फूट जाता है और आयतन इनका क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है। इनका आयतन क्या हो जाता है फ्रेंड, तो बढ़ जाता है, जिसके कारण फूट जाता है। पानी जमने से फैल जाता है और उसका आयतन भी बढ़ जाता है। आगे देखते हैं। 54 वाला देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए 54 के देखते हैं। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ी पर पानी की पाइप फट जाती है। शीत ऋतु में पहाड़ी पर पाइप फट जाती है। इसका कारण क्या है, तो पाइप में पानी जमने से फैल जाता है। पाइप में पानी जमने से क्या हो जाता है, तो फैल जाता है और उसका आयतन भी बढ़ जाता है। उसका आयतन क्या होता है फ्रेंड्स, तो बढ़ जाता है। चलिए 55 देखते हैं। 55 देखते हैं। दो रेल पटरियों के मध्य
जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? जब दो पटरियों के मध्य एक छोटा सा जोड़ क्यों छोड़ा जाता है, कारण क्यों छोड़ा जाता है? तो 55 के देखते हैं। तो 55, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती हैं और ठंडा होने पर सिकुड़ती हैं। धातु जो होता है गर्म होने पर क्या होती हैं? तो फैल जाती हैं और ठंडा होने पर सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण पटरी के मध्य थोड़ा सा जगह छोड़ दिया जाता है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला। 55 तक तो हो गया, 56 से देखते हैं। देखिए 56 है, 56 अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 56 को देखते हैं। किसी झील की सतह का पानी बस जमने वाली है। किसी झील की सतह का पानी बस जमने वाला है। झील के अर्ध सतह में जल का तापमान क्या होगा? जल का तापमान क्या होगा? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। किसी जल का पानी बस जमने वाला है तो उसका जल का तापमान क्या होगा? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। चलिए अगला 56 वाला देखते हैं। 56, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पर पानी बर्फ में बदल जाता है और फिर भी जलीय जीव जीवित रहता है। क्यों जीवित रह जाता है? बर्फ के अंदर मछली क्यों जीवित रह जाता है? तो देखिए पानी का घनत्व 4 डिग्री पर सबसे अधिक होता है। पानी का घनत्व 4 डिग्री पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ के ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। जिससे बर्फ के ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। चलिए आगे देखते हैं। 58 वाला देखते हैं। 58 का देखते हैं। तो 58 में है ऊष्मा के संचरण की विधि है। ऊष्मा की संचरण की विधि है। तो ऊष्मा संचरण की कितनी विधि है? तो 3 विधि हैं। कितनी है फ्रेंड्स? तो 3 विधि हैं। तो कौन कौन है? चालन है, संवहन है और विकिरण है। उपयुक्त में से सभी होगा। उपयुक्त में से सभी होगा। अगला क्वेश्चन 59 वाला देखते हैं। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं पहुंचती हैं? किस विधि द्वारा स्वयं नहीं पहुंचती हैं? तो चालन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा नहीं पहुंचते हैं? तो चालन विधि। देखिए कोई चम्मच या डब्बू गर्म हो जाता है, डब्बू का अंतिम छोर गर्म हो जाता है, तो किसके विधि गर्म हो जाता है? तो चालन विधि द्वारा गर्म हो जाता है। किसके विधि द्वारा गर्म हो जाता है? तो चालन विधि द्वारा गर्म हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन विधि द्वारा होता है। चलिए तो कौन विधि द्वारा होता है? तो संवहन विधि द्वारा होता है। आगे देखते हैं। विद्युत केतली में पानी गर्म हो जाता है। विद्युत का केतली में पानी कैसे गर्म हो जाता है? तो कैसे गर्म हो जाता है? तो संवहन विधि के कारण गर्म हो जाता है। कैसे गर्म हो जाता है फ्रेंड्स? तो संवहन विधि के कारण विद्युत केतली में पानी गर्म हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 62 वाला देखते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस माध्यम द्वारा आता है? सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस माध्यम द्वारा आता है? तो विकिरण माध्यम द्वारा आता है। किस माध्यम द्वारा आता है? तो विकिरण माध्यम द्वारा आता है। आगे देखते हैं 63 वाला। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? ऊष्मा के स्थानांतरण के किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं है? तो किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं है? तो संवहन विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं 64 वाला। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सा विधि में गति नहीं करता है? तो संवहन विधि में गति नहीं करता है फ्रेंड्स। माध्यम के कण का गति नहीं होता है। आगे देखते हैं। चलिए 65 वाला देखते हैं।
ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ऊष्मा के सबसे अच्छा चालक कौन है? तो चांदी है। कौन है? चांदी है, सिल्वर है। चलिए 66 वाला देखते हैं। चांदी का उष्मीय चालकता तांबे की उष्मीय चालकता की अपेक्षा, चांदी की उष्मीय चालकता तांबे की उष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होती है? तो अधिक होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? तो अधिक होती है। चलिए 67 वाला देखते हैं। बोलोमीटर एक यंत्र है, मापता है। बोलोमीटर किसको मापता है? तो उसमें विकिरण को मापता है। बोलोमीटर किसको मापता है? तो उसमें विकिरण को मापता है। चलिए आगे देखते हैं। 68 वाला देखते हैं। 68, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके में प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज्यादा ठंडा होता है। क्यों होता है? लोहे का गुटका जो होता है ज्यादा ठंडा होता है। तब क्यों होता है? लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। लोहा जो लकड़ी के तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। चलिए आगे देखते हैं। 59 देखते हैं। 59, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा? कमरे का ताप क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। क्या होगा फ्रेंड्स? तो बढ़ जाएगा। चलिए अच्छा बात है। आगे देखते हैं। 70 वाला देखते हैं। एक टेबुल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या होगा? तो कमरे की हवा गर्म हो जाएगी। क्या होगी? जो हो जाएगी तो गर्म हो जाएगी। चलिए यार तो देखल हुए हैं बात, ये तो कॉमन वाली बात है। चलिए सब इसको देख लेता है। देखिए कमरे के अंदर हम दरवाजा बंद करके पंखा चला देंगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। क्या होगा फ्रेंड्स? तो बढ़ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए 71 वाला देखते हैं। 71 में कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिया जाए। अगर जो कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर के दरवाजा खोल दिया जाए तो क्या होगा? तो कमरा धीरे धीरे क्या हो जाएगा? तो गर्म हो जाएगा। कमरा धीरे धीरे क्या हो जाएगा? तो गर्म हो जाएगा। चलिए 72 वाला देखते हैं। यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाए तो ताप की चालकता होगी। तो ताप की चालकता क्या होगी? तो कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो कम होनी चाहिए। यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाए तो चालकता क्या होगी? तो कम हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। 73, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? तो सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो समुद्र का पानी ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। क्यों है? तो इसमें नमकीन की मात्रा सबसे ज्यादा है। नमकीन की मात्रा। चलिए आगे देखते हैं। 74 वाला देखते हैं। चलिए आणविक संघटन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो संवहन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो संवहन कहलाता है। ऊष्मा के आणविक संगठन द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो संवहन कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? कौन सा द्रव ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो पारा जो है ऊष्मा के सबसे अच्छा चालक है फ्रेंड्स, जो यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। 76 वाला देखते हैं। अच्छा है। चलिए देखिए, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो अवरक्त किरण। कौन किरण कर देता है? तो अवरक्त किरण। देखिए फ्रेंड्स, देखने में लग रहा होगा कि छोटा छोटा क्वेश्चन है, नहीं, लेकिन इसका मतलब ये छोटा नहीं है। मार्केट में बहुत सा भीड़ है। मार्केट कहने का मतलब एग्जाम हॉल में बहुत सा भीड़ है। उसमें बैठने के बाद हल्का क्वेश्चन गड़बड़ा जाता है पेरेंट्स। उसके चलते हम बोल रहे हैं कि
किसी भी क्वेश्चन को छोटा बड़ा न समझें, सिर्फ अच्छा से पढ़ाई करिए, ध्यान में दे, ध्यान से पढ़िए, अच्छा रहेगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं 77 देखते हैं। 77 तो देखिए 77 में शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शीतकाल में कपड़ा हमें गर्म रखते हैं, क्यों रखते हैं? शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकता है। शरीर की उष्मा को बाहर जाने से क्या होता है? तो रोकता है। चलिए 78 देखते हैं। धूप से बचने के लिए छाते में रंग का संयोजन निम्नलिखित में सबसे उचित कौन सा है? तो सबसे उचित कौन सा है? तो ऊपर में सफेद और नीचे में काला। धूप वाला, देखिए यहाँ पर इसमें कंफ्यूजन वाली बात है। अगर जो धूप है तो धूप वाला में ध्यान दीजिएगा, ऊपर में सफेद रहेगा। ऊपर में क्या रहेगा? तो सफेद रहेगा। ऊपर में सफेद और नीचे में काला, नीचे में काला। देखो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं, नीचे में क्या होगा? तो काला होगा। देखिए धूप रहेगा तो आसमान क्या रहेगा? सफेद रहेगा, एकदम अच्छा रहेगा, एकदम साफ रहेगा। तो धूप वाला में ऊपर में साफ रहेगा, कौन रहेगा? साफ रहेगा। नीचे में क्या रहेगा? तो काला रहेगा। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन सेट में गिला के बाद बहुत सा गड़बड़ हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं 79 वाला देखते हैं। अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में, कहने का मतलब इसका अर्थ क्वेश्चन बता रहे हैं, अफ्रीका के ज्यादा काला और ब्रिटेन के ज्यादा सफेद क्यों होता है? कारण बताइए। तो क्यों होता है? तो अधिक गर्मी महसूस करते हैं, अधिक गर्मी महसूस करते हैं, उसके चलते होते हैं फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं 80 में देखते हैं। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है जितना दोपहर का। क्यों? सुबह वाली सूरज ज्यादा गर्म नहीं होता है, लेकिन दोपहर वाली सूरज गर्म होता है। क्यों गर्म होता है? तो देखिए गर्म होने के कारण है, सुबह के समय सूरज की किरण अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय कर पड़ती है। दोपहर में सुबह की एकदम अधिक दूरी तय कर लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए उसके चलते और साथ ही साथ दोपहर में लंबवत होती हैं। चलिए आगे देखते हैं 81 वाला देखते हैं। ग्रीष्म काल में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है। ग्रीष्म काल में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है। क्यों धारण करने की सलाह दी जाती है? तो सी में सफेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। सफेद वस्त्र जो होता है ताप का कम अवशोषण करते हैं। इसका अर्थ है कि ग्रीष्म काल में हमें सफेद कपड़ा पहनना चाहिए और ठंडी के दिन में काला कपड़ा पहनना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं 82 वाला देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए 82 में ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होती हैं। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होती हैं। क्यों होती हैं? क्यों गर्म होती हैं? चलिए तो क्यों गर्म होती हैं तो देखते हैं। तो ताप अच्छे रोधक होते हैं। ताप क्यों होते हैं? अच्छे रोधक होते हैं। चलिए 83 वाला देखते हैं। देखिए 83 वाला, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? कौन सा है जिससे अधिक ज्वाला पैदा होता है? तो 83 वाला में कौन होगा? भाप। देखिए इसमें कह सकते हैं, देखिए उबलता हुआ पानी, भाप, गर्म सूर्य की किरण, तो भाप से ज्यादा ज्वलन उत्पन्न होता है, जिससे जलने पर बहुत सा दिक्कत होता है फ्रेंड्स। चलिए चौथा देखते हैं, आगे देखते हैं। चलिए 84 के क्वेश्चन है। देखिए 84 वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स तो 84 का क्वेश्चन है, वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसी स्टील के ग्लास के बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती हैं जो भरा होता है तो ठंडे जल से। किससे भरा होता है? जो ठंडे जल से भरा होता है। चलिए आगे देखते हैं
85 वाला देखते हैं। 85 अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 85 का क्वेश्चन है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसने दिया? कहने का मतलब है जो जितना जल्दी ठंडा होता है वह उतना जल्दी गर्म हो जाता है, जो जितना जल्दी गर्म हो जाता है वह उतना जल्दी ठंडा हो जाता है। इसका नियम किसने दिया? तो किरचॉफ ने दिया। कौन दिया फ्रेंड्स? तो किरचॉफ ने दिया। चलिए आगे देखते हैं 86 वाला। किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम किसने दिया? यह नियम किसने दिया? तो स्टीफन का नियम है। ये किसका नियम है? तो स्टीफन का नियम है। चलिए 87 में है इनका स्टीफन का विकिरण नियम क्या होगा? तो ई समानुपाती टी चौथाई। ई समानुपाती क्या होगा? तो टी चौथाई होगा फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं 88 वाला में। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के मध्य के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम किसके नियम से है? तो किसका नियम है? तो न्यूटन का शीतलन नियम है। न्यूटन का शीतलन नियम है फ्रेंड्स। किसका नियम है? तो न्यूटन का शीतलन। किसी वस्तु के ठंडे देखिए कहने इस न्यूटन का शीतलन नियम हम समझा देते हैं थोड़ा सा। कहने का मतलब कोई है 50 डिग्री से 40 डिग्री होने में 5 मिनट का समय लेता है। कितना लेता है? 5 मिनट का समय लेता है। लेकिन 40 डिग्री से 30 डिग्री ठंडा होने में 5 मिनट से ज़्यादा समय लेगा फ्रेंड्स। इसका यही कहना है न्यूटन का शीतलन नियम से। चलिए आगे देखते हैं 89 वाला देखते हैं। न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब ताप में अंतर बहुत ज़्यादा न हो। ताप में अंतर बहुत ज़्यादा न हो। कहने का मतलब है ताप में ज़्यादा का अंतर न हो। कम ताप वाले में न्यूटन का शीतलन नियम लागू होता है। चलिए आगे देखते हैं 90 वाला देखते हैं। गर्म जल 90 डिग्री से 80 डिग्री होने में 10 मिनट का समय लेता है, लेकिन 80 डिग्री से 70 डिग्री होने में कितना समय लेगा? देखिए फ्रेंड्स इसका एक फॉर्मूला बता देते हैं। ये देखिए थ्योरी टाइप का है, ये थ्योरी क्लास में पढ़ेंगे तो हो जाएगा। तो देखिए थ्योरी टाइप तो क्वेश्चन फॉर्मूला बता देते हैं। Q1 माइनस Q2 Q1 माइनस Q2 बटा T बराबर K इंटू Q1 माइनस प्लस Q2 बटा 2 माइनस Q नोट। देखिए फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन तो बता देते हैं आंसर, लेकिन ये थ्योरी वाला क्लास में पढ़ेंगे तो कंप्लीट हो जाए। इसका 10 मिनट से अधिक होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? तो 10 मिनट से अधिक होगा। चलिए हाँ देखिए ये तो अच्छा बात है न्यूमेरिकल बने। अगला क्वेश्चन है 91 वाला देखते हैं। थर्मस फ्लास्क के आविष्कार। थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया? तो डीवार ने किया। किसने किया फ्रेंड्स? तो डीवार ने किया। किसने किया? तो डीवार ने किया। चलिए 92 वाला हम देखते हैं। थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है। थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है तो किसके द्वारा रोका जा सकता है? चालन संवहन विकिरण से। चालन संवहन विकिरण से रोका जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए 93 थर्मल फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकती हैं। थर्मस जो होती हैं उसका आंतरिक दीवार चमकती हैं। क्यों चमकती हैं? तो इसका वही पूछ रहा है। तो क्यों चमकती हैं? तो विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि रोकने के लिए। विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए चमकती है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं 94 वाला देखते हैं। थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है। थर्मस जो होता है तरल पदार्थ के तो गर्म पानी के क्यों ज्यादा देरी तक गर्म रखता है? तो क्यों रखता है? तो देखिए चमकदार आंतरिक दीवार बाह्य आवरण की दोहरी दीवार ऊष्मा को निकलने से रोकती है। ऊष्मा को निकलने से क्या होती है? तो रोकती हैं। 95 वाला देखते हैं। किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारें कलई की जाती हैं? तो किस विधि से कलई की जाती हैं? तो विकिरण विधि से कलई की जाती है।
किस विधि से की जाती है? तो विकिरण विधि से कलई की जाती है। चलिए 96 वाला देखते हैं। चलिए 96 वाला देखते हैं। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में लगी ऊष्मा होगी। बोल रहे हैं किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने में लगी ऊष्मा होगी। लगी ऊष्मा क्या होगी? तो लगी ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा होगी। क्या होगी फ्रेंड्स? तो विशिष्ट ऊष्मा होगी। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोत्तम विशिष्ट ऊष्मा का मान होगा? किसमें सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा होगा? तो देखिए किसमें होगा? तो जल में विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होगा। देखिए जल से ज्यादा हाइड्रोजन में होता है। किसमें होता है फ्रेंड्स? तो हाइड्रोजन में होता है, लेकिन ऑप्शन है तो जल मार देंगे। चलिए अच्छी बात है। चलिए देखिए आगे देखते हैं 98 वाला। देखिए आखिरी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। चलिए दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्द गर्म हो जाती है। क्यों गर्म हो जाती है? तो गर्म होने का कोई कारण है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता काफी अधिक होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता अधिक होती है। चलिए फ्रेंड्स आज भी ऊष्मा का दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए पार्ट बाय पार्ट करके ऊष्मा का टॉपिक भी लुसेंट ऑब्जेक्टिव का खत्म कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स अगले टॉपिक पढ़ने का प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड।